नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियाँ एवं दायित्व कार्य, जो कि बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस का है। देखिए, राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं हम। पहला, राष्ट्रपति का दायित्व राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में शक्तियाँ और कार्य, और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। अब इनमें से देखिए, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक, वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। दूसरा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संविधान उसे क्या शक्तियाँ प्रदान करता है। तो पहला हम पढ़ेंगे, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य क्या है। उनमें से पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियाँ। जो आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल है 166, वो कहता है कि राज्य में कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्य उस राज्य के राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बल्कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। वह सामान्यतः राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। परंतु मान लो किसी भी दल को चुनाव के पश्चात बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे गठबंधन दलों के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जिसके द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की संभावना होती है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का अर्थात मंत्रालयों का बंटवारा भी करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और बाकी के सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श अवश्य करते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 163 से पता चलता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने कार्यों को पूरा करते समय राज्यपाल को राज्य के मंत्रिपरिषद, जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, के द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है। दूसरा, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। चूँकि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं, इसलिए उनके पास कुछ विधायी शक्तियाँ भी होती है। राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्र को समाप्त करने का अधिकार होता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 175 के अनुसार वह राज्य विधानसभा के सत्र को और जिस राज्य में 2 सदन हैं वहाँ दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। वह किसी एक सदन या दोनों सदनों को अपना संदेश भेज सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 से पता चलता है कि यदि राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन के बाद राज्यपाल को यह लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य को नाम निर्देशित कर सकते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद है और राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को नाम निर्देशित करते हैं, ये नाम निर्देशित सदस्य ऐसे होते हैं जिनका साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में के क्षेत्र में विशेष योगदान या व्यवहारिक अनुभव होता है। राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। इस संदर्भ में राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं। वह है विधानमंडल द्वारा पारित बिल को अपनी सहमति दे सकते हैं। इस स्थिति में सहमति देने की स्थिति में बिल है वो कानून बन जाता है। वह बिल पर अपनी सहमति को रोक सकते हैं। इस स्थिति में वह बिल कानून नहीं बन सकता। वह उस बिल को अपनी संदेश के साथ वापस भेज सकते हैं। परंतु यदि विधानमंडल उस बिल को पुनः उसी रूप में या कुछ परिवर्तनों के साथ पारित करके वापस राज्यपाल के पास भेजते हैं, तो राज्यपाल को उस बिल पर सहमति देनी होगी।
वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को उस समय जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल की यह शक्ति कुछ शर्तों के अधीन भी है, जिसकी जानकारी अनुच्छेद 213 में मिलती है। ऐसे अध्यादेश को अगला सत्र आने पर विधानमंडल के सामने रखा जाता है और यदि विधानमंडल उसे पहले ही अस्वीकृत न कर दे तो वह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह में स्वयं निष्प्रभावी हो जाता है। वह राज्यपाल के द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, परंतु विधानमंडल चाहे तो उस 6 सप्ताह की अवधि के दौरान उस अध्यादेश को पारित करके कानून का रूप देकर जारी रख सकते हैं। वास्तव में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की तरह ही उसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग भी राज्य के विधानमंडल के माध्यम से ही किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य के विधानमंडल में वार्षिक और पूरक बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्य की जो आकस्मिक निधि है उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। अब राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 में प्रावधान है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण होता है उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त दंड को राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं या उसके दंड को कम कर सकते हैं या उसके दंड को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। परंतु राज्यपाल को संघ द्वारा निर्मित किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त दंड को क्षमा करने, कम करने या स्थगित करने आदि की शक्ति नहीं होती है। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब जो राज्यपाल की दूसरी भूमिका है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, तो इस प्रतिनिधि के रूप में उनके दायित्व और शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है। इस प्रकार राज्यपाल द्वारा ये शक्तियाँ राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। परंतु राज्यपाल के पास कुछ अन्य शक्तियाँ भी होती है जो वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इन शक्तियों को राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना सविवेक से कोई भी कार्य कर सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ इन मामलों के लिए है। पहली, यदि राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार, उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। क्योंकि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग सविवेक से करते हैं, इसलिए यह उनकी विवेकाधीन शक्ति कहलाती है। यदि राज्यपाल की इस सिफारिश को राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं और राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य की मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है और राज्य की विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या उसे निलंबित कर दिया जाता है। इस प्रकार के राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन का संचालन एवं कार्य संभालते हैं। दूसरा है, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। चूँकि राज्यपाल का यह कार्य भी सविवेक से करते हैं, इसलिए यह भी उनकी विवेकाधीन शक्ति कहलाती है। वस्तुतः राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उपबंध संविधान में बहुत ही असाधारण और आपात स्थितियों के लिए किया गया था। तथापि व्यवहार में यह शक्तियाँ राज्यपाल के द्वारा न केवल उपरोक्त स्थितियों में प्रयोग में लाई जाती है, बल्कि कई बार ये शक्तियाँ अन्य सामान्य शक्तियों की तरह सामान्य परिस्थितियों में भी प्रयोग में लाई गई है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अक्सर तनाव उत्पन्न होता रहता है। अर्थात
जब किसी राज्य में केंद्र के विपरीत दल की सरकार है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कुछ कार्यों से केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव उत्पन्न होता है। नमस्कार।